हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टडी करने वाले आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D स्टडी करने जा रहे हैं ना। 3D 11th 12th से लेकर के ड्रॉपर बैच, JEE मेंस एडवांस एंड ऑल अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हाँ, आज का टॉपिक लेकर रखे हैं। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? देखिए, वेक्टर आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है अपने पास ए आई कैप प्लस बी टाइम जे कैप प्लस सी टाइम वेक्टर के कैप। ये कोई वेक्टर है अगर, तो ये वेक्टर में ए बी सी क्या होता है? इसका कंपोनेंट होता है। आई जे के इसका यूनिट वेक्टर होता है। तो किसी वेक्टर के केस में, मैं बिल्कुल शॉर्टकट समझा रहा हूँ, किसी वेक्टर के केस में यहाँ पे ए और बी और सी, यानी वेक्टर के केस में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, DRO कहते हैं इसको। वेक्टर के केस में जो आई जे के का कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। आगे चलते हैं। सपोज करिएगा कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एक कोऑर्डिनेट प्लेन था। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन था। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। आपको ऑलरेडी मालूम है कि जेड एक्सिस ऐसा होता है जिसको हम कभी बना नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ है ना। सपोज किया कि एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन था L, एक स्ट्रेट लाइन L है, और मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन L एक्स के अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाया है, और y के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने बीटा एंगल बनाया है, और z के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने गामा एंगल बनाया। एक लाइन है L। अगर मैं कहूं इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो नीचे L डैश आ जाएगा, नीचे लाइन L डैश, यानी अब मान लीजिए लाइन LL डैश है। अभी केवल OL लाइन की बात हो रही है। लाइन OL XYZ यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल जो अल्फा बीटा गामा हो गया, एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। इन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। एंड ये तो डायरेक्शन एंगल हो गया। दूसरी बात, अगर इस एंगल्स में मैं कोसाइन अटैच कर दूं हर जगह पे, यानी कॉस लगा दूं, तो इस कोसाइन वैल्यू को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सुनिएगा, हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा जो है ये डायरेक्शन एंगल है, और डायरेक्शन एंगल में जब कॉस मैंने लगा दिया तो इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब सुनिएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन के लिए कुछ नियम कानून अलग अलग इस तरीके से हैं। इस कॉस अल्फा को L कहा करते हैं, कॉस अल्फा को L कहते हैं, कॉस बीटा को M कहते हैं, कोसाइन गामा को N कहा करते हैं। तो अब इस LMN में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को सुन लीजिएगा। वो रिलेशनशिप ऐसा है, L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर का वैल्यू 1 होता है। ये है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, यानी का LMN में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर इसको ऐसे लिखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। बिल्कुल लिखेंगे शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। एक 1 से कोई एक वाला 1 काट दो। अब तो देख लो, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 इधर रह जाएगा, बाकी सबको उधर भेजते हैं।
तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये वाला साइन स्क्वायर गामा। तो ये भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जो मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये था आपके पास डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। थोड़ा और सीखिएगा। अगर लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा था। सपोज करिएगा लाइन को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में अपोजिट कर दिया, तो डायरेक्शन एंगल कितना हो जाएगा? अब बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल है, 180 का टोटल है, 180 से उधर अल्फा निकल जाएगा, तो लाइन एल डैश के लिए 180 माइनस अल्फा, हर जगह पे यही काम, ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 180 माइनस बीटा, और अगला बनेगा 180 माइनस गामा, यानी ये बन जाएगा डायरेक्शन एंगल्स, मैं लिख देता हूं, ये बनेगा डायरेक्शन एंगल्स फॉर द लाइन एल डैश, और ये लाइन था, ये था एल के लिए, ओ एल मान लीजिए, और ये ओ एल डैश के लिए है। जब लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, खींच कर लंबा करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो आपका जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन एंगल है, वो 180 से लैग करेगा, है ना। यहां तक सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मान लिया कि हमारे पास मेरे पास एक वेक्टर ये चल रहा था, इसी वेक्टर का नाम मैं यहां दे देता हूं, यह वेक्टर ए है। तो मान लीजिए वेक्टर ए का वैल्यू था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस वेक्टर की बात अब सुनिएगा, इस वेक्टर ए के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो एक्स वाई जेड दैट इज आई जे के का जो कॉफिशिएंट है वो इसका डायरेक्शन रेशियो है, और वो था ए बी सी, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालो, यानी ए कैप निकालो। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरा मन है इस वेक्टर को ऐसे लिखा जाए, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। क्या आपने यूनिट वेक्टर यानी इस वाली समीकरण को, इस वाली लाइन को ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर के केस में जो ये कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के का, यही इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। दैट इज एल का वैल्यू आ जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, और एम का वैल्यू आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन का वैल्यू आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का मतलब ये था कि वेक्टर के केस में आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और यूनिट वेक्टर के केस में जो आपके पास आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन कोसाइन होता है। मैंने कहा था एक फॉर्मूला है ये वाला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। चलो चेक करके देखते हैं सही है कि गलत है। आओ देखते हैं। इसी में देखो एल को स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ये सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, और फिर से एन स्क्वायर के लिए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये 1 आता है कि नहीं आता है, चेक करेंगे। सबका लघुत्तम ले लो, तो सबका लघुत्तम तो उतना ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर का हिसाब आपको भी मालूम, हमें भी मालूम क्या होने वाला है या क्या होना चाहिए। काटो इसको, 1 के बराबर बना गया ना। यानी ये रिलेशनशिप सत्य वचन है, सत्य है, एकदम यूनिवर्सल है, मैंने पहले ही बोल के रखा था। अभी तक आपको बताया कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है तो बोल दो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है किसी भी जगह पे ये फॉर्मूला काम करेगा। लिखता हूं, फॉर एनी लाइन, फॉर एनी लाइन there are infinite number of डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन DCS मस्ट बी यूनिक। अलग अलग डायरेक्शन रेशियो पॉसिबल हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हर हाल में एक ही आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आइए आपको और आगे ले चलते हैं। सपोज करिएगा, लेट एक लाइन आपके पास L1 था, वेक्टर L1 था, और वेक्टर L1 के लिए डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू है L1, M1 एंड N1। कोई लाइन L था वेक्टर, इसका डायरेक्शन कोसाइन इतना है। एक अनदर लाइन है L2 वेक्टर, इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू है L2, M2, N2। अब कहा जाएगा कि अगर वेक्टर L1 और वेक्टर L2 दोनों परपेंडिकुलर, यानी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन का क्या रिलेशनशिप आएगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको वेक्टर में भी सिखाया गया था, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू लड्डू आएगा 0। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन मस्ट बी, ये 0 हो जाता है ना। अगर यहीं पैरेलल होते हैं, दैट इज, अगर कहा जाएगा कि लाइन वेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर L1 इज पैरेलल टू वेक्टर L2, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए। पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि इफ वी एक्सप्रेस वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम अनदर वेक्टर, देन दी वेक्टर्स और दी लाइंस आर पैरेलल। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास L1 का वैल्यू लैम्डा L2 के बराबर आएगा, उसी तरीके से M2 का वैल्यू लैम्डा टाइम M1 था, M1 का वैल्यू लैम्डा M2 आएगा,
और अगला इसी तरीके से आप जान ही गए n1 का वैल्यू लेमडा n2 के बराबर आएगा। अगर कहीं यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। यहाँ से लेमडा आएगा M1 अपॉन M2 और यहाँ से लेमडा आएगा N1 अपॉन M2। ये सभी तो लेमडा के वैल्यू थे, सबको बराबर होना ही चाहिए, ये लेमडा के बराबर आ गया। ये रहा। आइए आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं ना। आपसे कहा जाएगा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो बताओ, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, एक्स एक्सिस का डीसीएस बताइए। तो एक्स एक्सिस ऐसा एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसका वाई और जेड दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा। आप 3D की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस का डीसीएस वैल्यू होता है 1 0 0। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी आपके पास डीसीएस बनेगा 0 1 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट को आना है तो एक्स वाई को छोड़ के आना पड़ेगा। सिमिलरली जेड एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट को आना है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 बनेगा। ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप सीखेंगे कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है और डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो कैसे करेंगे। आइए पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर जगह पे काम में आता है। आइए उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है if a straight line makes, ऐसा मत लिखिए, if a straight line is equally inclined, if a straight line is equally inclined with coordinate axis, a straight line is इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन फाइंड करो। आप कह रहा है कि तो बताओ इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो हमने देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे इसके लिए। कह रहा है कि लाइन इक्वल एंगल बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं और गामा कहते हैं। नियमतः प्रश्न के अनुसार से इक्वली इंक्लाइंड है, सारे एंगल बराबर हैं। अगर मैं हर जगह कॉस लगा दूं तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉस गामा सभी बराबर हो जाएंगे। इसको L कहा करते हैं, इसको M कहा करते हैं, इसको N कहा करते हैं। हमने फॉर्मूला दिया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1। L स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस M स्क्वायर कॉस बीटा एंड कॉस बीटा अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एन का मतलब कॉस गामा कॉस अल्फा के बराबर है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं, तो बताओ यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ गया और ये एल का वैल्यू आ गया। एल निकल गया, यानी कि आपके पास डायरेक्शन कोसाइन कैसा बनना चाहिए, एल एम एन। तो एल का वैल्यू अगर आप एक बार में तो दोनों यूज कर नहीं सकते, तो 1/√3 1/√3 1/√3, क्योंकि सब बराबर आएंगे ना, सब तो कॉस का वैल्यू है। दूसरी बात, एक दूसरा सेट आएगा डायरेक्शन कोसाइन का -1/√3 -1/√3 और अगेन -1/√3। देखिए ऐसा क्यों, दो सेट इसलिए तैयार किया कि अगर लाइन को आप रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद आपको हम सिखाएंगे किसी लाइन का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं।